हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग PYQs कर रहे थे। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारे पास टोटल 93 क्वेश्चंस है, तो हम लोग बाकी के 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं MTG चैप्टर वाइज नीट AIPMT सॉल्यूशंस, ठीक है। पिछले कुछ 30 साल के क्वेश्चंस इस बुक में है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने कितना किया था, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। 50th क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से 58 तक हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हम लोग 50 के बाद से शुरू करते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो। ओके, अब देखिए किधर गया। ठीक है। 50 क्वेश्चन, डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड may lead to what? रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन, रिडक्शन इन स्टेम सेल, लेस लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड या लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड, बताइए। थाइमस क्या बनाता है? थाइमस टी से शुरू होता है, तो यहाँ पे तुम्हें टी सेल्स बनते हुए मतलब मेच्योर होते हैं यहाँ पे, है ना, टी सेल्स। तो यहाँ पे तुम्हें थाइमस से कौन सी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी सेल्स बनते हैं और ये टी सेल्स एक्चुअली में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा पिछले वाले वीडियो का, तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगा, क्योंकि थाइमस एंटीबॉडीज नहीं बनाता, ठीक है। तो थाइमस का काम होता है टी सेल प्रोड्यूस करना, या टी सेल यहाँ पे मेच्योर होते हैं। टी सेल का काम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ध्यान में रखना, ठीक है। तो 50 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ग्लोसिना अब देखो 2004 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बायो में क्वेश्चन पैटर्न देखना है तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन पैटर्न देखो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उससे पहले के जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का सवाल आया हुआ होता है, तो तुम लोग ज्यादा ये घबरा जाते हो, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्लोसिना पेल्पारिस, स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स पेपियंस, फिलेरियसिस, एडिस एजिप्टी, डेंगू फीवर, या फिर एनोफिलिस क्यूलिफेशियस लीशमैनियासिस। तो इसका आंसर दिया हुआ है हमारे पास डी। ये आंसर सही नहीं है। एनोफिलिस क्यूलिफेशियस इज नॉट द कॉज फॉर लीशमैनियासिस, ठीक है। बाकी तीनों सही है। बस क्वेश्चन है तो तुम इसको याद रख सकते हो, वरना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, तो तुम्हें बाहर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 52, कार्सिनोमा रेफर्स टू, कार्सिनोमा किसको बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। उन्हें बेसिक पता नहीं होता कार्सिनोमा का क्या मतलब होता है, ठीक है। कार्सिनोमा refers to malignant tumor of connective tissue, malignant tumor of skin or mucous membrane, malignant tumor of the colon, या फिर benign tumor of the connective tissue। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, तो ये कैंसर से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे किसी ना किसी चीज का मतलब कोई किसी ना किसी पार्ट में कैंसर हो रहा होता है, इसलिए ये नाम दिए गए होते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा जो होता है, कार्सिनोमा कनेक्टिव टिश्यू का नहीं होता है, स्किन और म्यूकस का होता है, ठीक है। तो कार्सिनोमा रेफर्स टू द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉट द कनेक्टिव टिश्यू। आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कनेक्टिव नहीं, सार्कोमा है ना, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कोलोन को शायद सार्कोमा कहते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना। बट हाँ, कार्सिनोमा कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़िए।
53. Short-lived immunity acquired from mother to the fetus. Short-lived immunity acquired from the mother to the fetus across the placenta or through the mother's milk is categorized as. देखो, short-lived immunity होती है और ये mother to fetus through placenta या फिर mother's milk में. अब मदर्स मिल्क में IgA होता है, ठीक है. जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो भी पॉइंट्स आते रहते हैं ना उसको तुम लिख लो. भले क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि मदर्स मिल्क में क्या है, बट इतना तुम्हें पता होना चाहिए ना, जब भी क्वेश्चन आए तो तुम इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, ठीक है. क्वेश्चन करने का क्या मतलब होता है, सिर्फ क्वेश्चन करके सही आंसर याद कर लिया रख लिया, उसका ये मतलब नहीं होता. ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो अगर पूछा जाता कि मदर्स मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी है तो IgA है ना. तो सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को नहीं, हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है. Short-lived immunity acquired from the mother to the fetus across the placenta or through mother's milk is categorized as active immunity, passive immunity, cellular immunity या फिर innate non-specific immunity. देखो पहली बात तो एक्टिव इम्यूनिटी होगा ही नहीं ना. एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है कि एंटीजन ही खुद अंदर ब्लड में हो और एंटीजन के खिलाफ खुद बॉडी ही एंटीबॉडी बना रहा हो. जब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रहा है आफ्टर कमिंग इन एक्सपोजर टू द एंटीजन, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाता है तब उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी. अदरवाइज इट इज एक्टिव इम्यूनिटी. सॉरी अदर ओके लिसन, देखो फिर से सुनो. जब बॉडी को एंटीजन का एक्सपोजर होता है या तो बाय मतलब नेचुरल मीन्स हो गया कि वो उसको फ्लू लग गया, ठीक है, या फिर उसको किसी के थ्रू ट्रांसमिट हो गया या फिर किसी मच्छर ने काट लिया, जो भी है. जब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाता है तो हम इसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव का मतलब ही यही है कि वो एक्टिवली बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है. एक बार फिर से समझ लीजिए, कर सका. देखो एक्टिव इम्यूनिटी समझा रहे थे. एक्टिव नाम का क्या मतलब है कि बॉडी इज एक्टिवली मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन. अब वो एंटीजन उसको नेचुरली अकर हो सकता है, उसको कहीं से कांटेक्ट में आ गया, या फिर आप बॉडी में एटेनुएटेड पैथोजन या फिर इसको क्या क्या कह सकते हो तुम लोग, वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट किया. आपने एटेनुएटेड या फिर वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट किया तो बॉडी में यहाँ पे तुम्हारे पास एंटीजन एंटर हुआ और इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगी, राइट. तो जब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है. अब यहाँ पे हम ये बताने की क्यों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मदर्स मिल्क या फिर थ्रू प्लेसेंटा, तो उसमें क्या होता है डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही बेबी के पास जाती है ना. थ्रू द प्लेसेंटा आई थिंक IgG जाता है, दैट्स द ओनली वन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, है ना. IgG इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा. एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक इट्स IgG, ठीक है. और IgA इज द वन दैट इज इन मदर्स मिल्क, ठीक है. तो एक्टिव इम्यूनिटी कहीं से भी नहीं होगा. क्यों, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन के कांटेक्ट में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई एंटीजन होता नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत. पैसिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर इननेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर तुम देखो तो वो है पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि डायरेक्टली तुम्हारे पास एंटीबॉडीज तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट की जा रही हैं या फिर ट्रांसफर की जा रही हैं थ्रू मदर, तो उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है. सेलुलर इम्यूनिटी नहीं होगा, यहाँ पे सेल से कोई रिलेटेड नहीं है. इननेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होता है. दिस इज इननेट नॉन स्पेसिफिक, नो दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है. 54 क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम फॉर. तो ये देखो 2003 का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस. क्रिसमस डिजीज इज द नेम फॉर हीमोफीलिया बी. तो आप याद रखिएगा, कहीं आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में अगर आपको मिल गया तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ना. क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम फॉर हीमोफीलिया बी. क्रिसमस डिजीज हीमोफीलिया बी.
Cancerous cells can easily be destroyed by radiation due to rapid cell division, lack of nutrition, lack of oxygen, fast mutation. लैक ऑफ न्यूट्रिशन, देखो यहाँ पे रेडिएशन का कंडीशन दी हुई है ना कि रेडिएशन की कैंसरस सेल्स कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिएशन का कंडीशन दिया हुआ है कि हमने रेडिएशन यूज किया है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं, रैपिड सेल डिविजन। देखो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही फिट होता है क्योंकि रेडिएशन दिया हुआ है, तो रेडिएशन के कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जब वो रैपिडली डिवाइड कर रहा होता है ना, तो जो रेडिएशन है उसको जाके खत्म कर सकती है उस डिवीजन को। तो कैंसर सेल्स कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है हमें यार, रेडिएशन की बात हो रही है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, फास्ट म्यूटेशन म्यूटेशन नहीं, इसका बेस्ट आंसर होता है रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, ओके चलिए 56 पढ़िए आप। 56 करिए। Which one of the following is a correct match? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस करेक्ट मैच और ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं 2023 पेपर वाले 2023 वाले पेपर में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, Which one of the following is a correct match? Reserpine is a tranquilizer, सही लग रहा है। कोकेन इज ए ओपियोटिक, नहीं। मॉर्फिन हेलोसिनोजिक नहीं होता है, मॉर्फिन क्या होता है? पेन किलर होता है मॉर्फिन। भांग इज एनाल्जेसिक, नहीं, भांग एनाल्जेसिक नहीं होता है। मॉर्फिन हेलोसिनोजिक नहीं होता है। कोकेन ओपियोटिक नार्कोटिक नहीं होता है, कोकेन ओपियोटिक नहीं होता है। ठीक है, तो वैसा आंसर रिसर्पिन इज योर ट्रैंक्विलाइजर, बिल्कुल सही बात है। 56 का हो जाएगा ए। ठीक है, 57 एलएसडी। एलएसडी इज हेलोसिनोजिक सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर स्टिमुलेंट। एलएसडी सबको पता है कि वो हेलोसिनोजिक होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में जितने ड्रग्स दिए पहले उनको याद रख लो, बाद में कोई और अगर तुम्हें याद करने की जरूरत है तो वो याद कर लेना, बट एनसीईआरटी वाले तुम्हें आनी चाहिए कौन सा हेलोसिनोजिक है, कौन सा तुम्हारा पेन किलर है, कौन सा ट्रैंक्विलाइजर है, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, चलो किधर है? 57, 58, 59। देखो 58, 59, 67, 68, 69। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद ऊपर वाले करेंगे। चलो पढ़ो। सैल्मोनेला इज रिलेटेड विथ, याद करो। सैल्मोनेला, पहली बात, सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, ये कोई वायरस नहीं है ना। अब अगर तुमने याद किया होगा तो तुम्हें याद आएगा कि सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी से हमें टाइफॉइड होता था। तो अगर तुम्हें याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे पोलियो वायरल डिसीज है, ये तो नहीं होगा। टेटनस, टेटनस, टेटनस टीबी बैक्टीरियल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है। ठीक है, तो वैसे तो पता ही होगा यार, सैल्मोनेला इज फॉर टाइफाइड। Which is the most infectious disease? सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस कौन सा होता है? इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो इजिली ट्रांसफरेबल हो। इन्फेक्शियस का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। इन्फेक्शियस डिजीज हेपेटाइटिस बी, कॉफ एंड कोल्ड, एड्स या फिर मलेरिया। इजीली बोला नहीं, इजीली नहीं बोला है, मोस्ट इन्फेक्शियस बोला है, बताइए। हेपेटाइटिस बी, कॉफ एंड कोल्ड, एड्स या मलेरिया। अब इनमें से पूछा है कि ज्यादा इन्फेक्शियस कौन सा है, तो आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। ये इनमें से सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस यही है। ठीक है, आंसर आंसर की में भी ए दिया हुआ है, तो लेट्स गो विद ए। ठीक है, 67 देखेंगे।
67 ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हैज अ प्रोटीन कोड एंड अ जेनेटिक कोड। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बराबर, है ना। एचआईवी का क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया था, जब हमने शुरू के 50 क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमने एचआईवी के बारे में ये बताया था कि वो एनवेलप्ड है। और बताओ क्या है, बताओ क्या है। एनवेलप्ड वायरस है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना। तो ये हमने बताया था कि एचआईवी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एनवेलप्ड है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो बताओ सर, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं, सिंगल नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आंसर हो गया हमारा डी। ये 68 देखिए, 68 बॉट्यूलिज्म कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम affects what? देखो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम affects what? lymph gland, central nervous system, spleen या फिर intestine। 1998 का क्वेश्चन है, बताइए बताइए। आंसर हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फैक्ट है कि बॉट्यूलिज्म अफेक्ट्स योर सीएनएस। 69 टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय सैमोनेला। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते। यहाँ पे देखो 58 2001 और ये 1998। तो 1998 में पूछा कि टाइफाइड फीवर किससे होता है, सैमोनेला, ठीक है। और फिर 2001 में पूछा कि सैमोनेला किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस तो बराबर रिपीट होते हैं, बस तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होती तो तुम लोग बोलते हो कि यार क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 69। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चंस बच गए थे हमारे। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू वायरसेस, है ना। बहुत आसान है। इंटरफेरॉन्स जो है वो सेल सिक्रिएट करती है जो वायरस से इन्फेक्टेड होती है, राइट। ठीक है, ये तो हमें पता है। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू वायरसेस, जिसमें कोई यार इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो हमें पता ही है। और ये कैसा एक बैरियर होता है, इंटरफेरॉन जो होता है, इंटरफेरॉन जो होता है वो होता है एक साइटोकाइन बैरियर, है ना। बहुत बैरियर्स तुमने पढ़े होंगे, फिजिकल साइटोकाइन, देन सेल्यूलर। तो ये अलग अलग किस्म के बैरियर्स होते हैं, जिसमें से ये इंटरफेरॉन एक टाइप का साइटोकाइन बैरियर है, जहाँ पे कोई भी एक, किधर है मेरा कर्सर, किधर है, ये कोई सेल है जो वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी सेल है, ये इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगा और बताएगा, इंटरफेरॉन्स के थ्रू, एक मैसेंजर होता है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन के थ्रू बताएगा दूसरे सेल को कि मेरे ऊपर वायरस का अटैक हुआ है, तुम लोग अपने आप को बचा लो। तो दे विल स्टार्ट मेकिंग समथिंग दैट कुड हेल्प एट रेसिस्ट द वायरल अटैक, ठीक है। 61 रीजन ऑफ लंग कैंसर क्या होता है, बताइए। सीमेंट फैक्ट्री, बॉक्साइट माइनिंग, कैल्शियम फ्लोराइड या फिर कोल माइनिंग, बताइए। लंग कैंसर कोल माइनिंग की वजह से होता है। वहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि दे आर नॉट इवन फिल्टर्ड बाय आवर नोज और द कंडक्टिंग पैसेज ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कंडक्टिंग पैसेज हमारा क्या होता है, नोज होता है। नोज हेयर्स जो होते हैं हमारे, और ट्रकिया वाला जो पार्ट होता है ना, तो उसमें क्या कहते हैं, ये होता है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। बैकग्राउंड में बहुत लोग हैं तो प्लीज इग्नोर करिए। आई होप मेरी आवाज़ सही जा रही होगी। ओके, ना देखो, हाँ, तो हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं ना, वो माइन्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर करने की हेल्प करते हैं, है ना। तो जब तुम कहीं भी डस्टी एरिया में जाते हो, या कुछ भी तुम्हारे नाक के अंदर चला जाता है, तो तुम्हें छींक होती है, स्नीज होता है ना। दैट्स बिकॉज वो जो बाल होते हैं हमारे नाक के, दे ट्रैप द डस्ट एंड दे डोंट लेट इट गो इनसाइड द लंग्स। क्योंकि वहां पे जाके फिर दिक्कत हो जाती है ना, लंग्स तो वहां पे ब्लड एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो अंदर जाके वहां पे कुछ कर दे। बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, एक सर्टेन साइज, बहुत छोटे होते हैं, कि वो हमारे नोज के जो हेयर्स हैं या फिर जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट के जो फिल्टर्स हैं वो भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाते। और वो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स कोल माइनिंग फैक्ट्री से ये होता है, बॉडी के अंदर जाते हैं, लिटरली लंग्स में घुस जाते हैं।
तो उसमें लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए N95 मास्क वगैरह कुछ रेकमेंड किया जाता है इन लोगों के लिए, ठीक है। विच इज शोइंग एक्यूरेट पेयरिंग, इसका आंसर पता चल 61 का 8, ठीक है। विच इज शोइंग मोस्ट एक्यूरेट पेयरिंग सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये तो सही है बिल्कुल। एड्स बैसिलस नहीं, एड्स तो पहली बात तो एड्स एक वायरल डिजीज है, बैसिलस का मतलब ही होता है वो बैक्टीरिया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। गोनोरिया लीशमैनिया नहीं, गोनोरिया तो इससे नहीं होता है। टाइफॉइड माइकोबैक्टीरियम लिप्रे नहीं, टाइफॉइड का हमें पता है कि बैसिलस सॉरी सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड इज नॉट बाय माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बचा हमारे पास क्या, सिफिलिस और ट्रेपोनेमा पैलिडम। 62 का आंसर हो जाएगा है ए, ये हो गया है बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है यहाँ पे। 62 का ए सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 63 देखिए, which disease of man is similar with cattle's mad cow disease, जिसको हम लोग इंसानों में क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेकब क्रुट्जफेल्ड डिजीज, हाँ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा जेकब क्रुट्जफेल्ड डिजीज। Which disease of man is similar with cattle's bovine spongiform encephalopathy? आंसर हो जाएगा जैकब क्रुट्जफेल्ड डिजीज या जैकब सी जेसी डिजीज, हाँ ये बिल्कुल सही है, 63 का हो जाएगा बी, ठीक है। सेलाइन सॉल्यूशंस गिवन टू पेशेंट्स ऑफ कोलेरा बिकॉज, बताओ क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ठीक है। बताइए क्यों तुम्हें कोलेरा वाले पेशेंट्स को सेलाइन का बॉटल चढ़ानी पड़ती है, इसलिए क्योंकि उन्हें लूज मोशंस हो जाने लगते हैं ना, तो लूज मोशंस में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, लूज मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है बॉडी से, और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सोल्यूशन सेलाइन सोल्यूशन गिवन टू पेशेंट, सेलाइन क्या किसको बोलते हैं, सेलाइन किसको बोलते हैं, NaCl का सोल्यूशन है ब्राइन, ब्राइन सोल्यूशन को सलाइन सोल्यूशन कहते हैं, वो सलाइन की बोतल लटकी हुई होती है ना, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। Na प्लस प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, तो बिल्कुल सही है। NaCl फंक्शंस एज रेगुलेटरी मटेरियल, नहीं। प्रोड्यूसेस एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। NaCl एंटीबैक्टीरियल तो कहीं से भी नहीं है, तो Na प्लस प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी बिल्कुल सही, क्योंकि कोलेरा के पेशेंट्स को क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है बॉडी, अगर लूज मोशन होती है तो पता है ना, इंडिया में ORS मिलता है, ओरल रीहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, तो वो जब तुम लेते हो तो तुम्हारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वापस से ठीक हो जाता है, बॉडी से पानी निकलना बंद हो जाता है, मतलब ज्यादा डिहाइड्रेशन होने से बच जाता है, ठीक है। चलो 64 का आंसर हो गया ए। चलिए 65 एंटीबॉडीज क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट या फिर जर्म्स, यार क्या है, जर्म्स थोड़ी हो सकते हैं ये, लिपिड्स होते भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं होते मेरे ख्याल में, ये प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। 65 को जाएगा आंसर नंबर ए, बिल्कुल सही है। 66 टर्म एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ब्लड रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, बिल्कुल सही है। 66 का हो जाएगा सी। क्यों, देखो यार, एक्टिव इम्यूनिटी फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमने पढ़ाया था कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, दोबारा से नहीं पढ़ा रहे हैं, वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ले लिया था, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब समझ समझ आ गया, तो उसमें हार्ट बीट और ब्लड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है नहीं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एंटीबॉडीज, एंड वो भी डिजीज कॉन्टैक्ट होने के बाद, ठीक है। रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके 67 क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया ना, 67 भी हो चुका है, चलो हाँ। 70 which one of the following is a opiate narcotic, बताइए। ओपिएट नार्कोटिक इसमें से कौन सा है, एम्फेटामाइन, बारबिचुरेट, LSD या फिर मॉर्फिन, तो सीधा सा आंसर है इसका मॉर्फिन, मॉर्फिन इज योर ओपिएट नार्कोटिक, याद रखिए। 71 which of the following will be curable in the next 2 decades, बताइए, ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया होगा तभी पूछा है, 1997 का सवाल है, आई थिंक कैंसर होना चाहिए इसका आंसर।
बिल्कुल कैंसर ही है। कैंसर का आज के ज़माने में इलाज बहुत ढूंढा जा रहा है, कहीं कहीं पे तो मिल भी गया है, बट फिर भी नेक्स्ट 2 decades में इट्स लाइक इज गोना बी अ डिजीज दैट कैन बी कंप्लीटली क्योरेबल। 71 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। 72 डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय। डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिए। डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है, कैसे याद रखना, आई थिंक पिछले वीडियो में बताया था, DPD करके, DPD यार, DPD, डिप्थेरिया, प्लेग, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये तीनों जो है ये है बैक्टीरिया। एक मिनट कंफर्म करने दीजिए। डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ऐसा हम याद किए हुए थे। डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, डाइसेंट्री, ओके, डिप्थेरिया तो है ही बैक्टीरियल, ये तो हमें पता ही है। डाइसेंट्री बैक्टीरियल है, हाँ ये भी बैक्टीरिया तो सही है। डाइसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया, ये 3 DPD करके याद करवाया था पिछले वीडियो में, याद है तो बताइए। किधर है यार, DPD, ये याद करने को बोला था। ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी, डाइसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया। ठीक है, ये कैसे याद आया हमको, याद किया हुआ था बैक्टीरिया। ठीक है, चलो, फॉलोइंग डिजीज इज नाउ कंसिडर्ड कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। स्मॉल पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेटेड है। अब स्मॉल पॉक्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 74, चलो 80 देखो, निकोटीन एक्ट्स एज स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ। इनमें से कौन सा तुम्हें स्टिमुलेंट जैसा काम करेगा, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। एसिटाइल कोलिन, डोपामीन इज योर, नो, आई थिंक एसिटाइल कोलिन होना चाहिए इसका आंसर। एसिटाइल कोलिन आंसर है इसका। तो एसिटाइल कोलिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो निकोटीन, अब ये कैसे पता यार, याद हो जाता है तुम्हें, क्वेश्चंस करते करते पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। तो निकोटीन एक्ट्स एज स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ नॉट टेस्टोस्टेरोन, नॉट थायरोक्सिन, नॉट डोपामीन, बट एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकेमिया, बहुत आसान सा सवाल है ना। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सिफिलिस, ट्रिकोरिस, नहीं, सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलेडम था ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो किया था, तो ये तो गलत है ना, तो आंसर तो यही हो गया, नॉट करेक्टली मैच। बिल्कुल सही है, यही है, क्योंकि सिफिलिस का हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग में देखा था कि कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या था, ट्रिपोनेमा पैलेडम। ठीक है, चलिए 83 क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, एंटेरिक फीवर, गोइटर, स्किन कैंसर या फिर हे फीवर। हे फीवर, हे फीवर किस वजह से होता है, पोलन एलर्जी की वजह से होता है ना। हे फीवर क्यों होता है, पोलन, हे फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी को ही हे फीवर कहते हैं, इसलिए यही है हमारा एलर्जिक रिएक्शन। बाकी स्किन कैंसर तो एलर्जिक नहीं है, एंटेरिक फीवर नहीं है, गोइटर नहीं है। नहीं पता था तो भी आप 3 ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों, एंटेरिक फीवर का क्या मतलब होता है बताओ। एंटेरिक फीवर किसको कहते हैं, किसी को पता है। तो एंटेरिक फीवर कहते हैं टाइफाइड को। कैसे पता, पढ़ते पढ़ते आ गया। एंटेरिक के क्या मतलब होता है, इंटेस्टाइन। तो जो फीवर इंटेस्टाइन में लगे वो एंटेरिक फीवर, और टाइफाइड इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन का फीवर, है ना। फिर स्किन कैंसर तो भाई एक तरह का कैंसर है, तो वो तो कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता नहीं है, नॉर्मली म्यूटेशन की वजह से ही होता है। गोइटर, गोइटर तुम्हारा थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये अगेन एक एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। तीनों को तुम कट कर सकते हो, और हे फीवर पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते थे अगर तुम्हें नहीं पता हे फीवर क्या है तो। ठीक है, चलो, यहाँ पे हो गया था डिप्थेरिया। 73 करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नाउ, ये भी हो गया था, स्मॉल पॉक्स। 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट रेड सिकनेस।
ठीक है, तो ये हो गया नोजिया एंड लॉस ऑफ हेयर, नो, अल्सरेटेड स्किन, नोजिया एंड लॉस ऑफ हेयर, रेड एंड अल्सरेटेड स्किन, या फिर नोजिया एंड एनीमिया। करो इसको। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए, अल्सरेटेड स्किन भी यहाँ पे एक सिम्टम था रेड सिकनेस का। रेड सिकनेस यहाँ पे है caused by vitamin deficiency by chronic lack of vitamin B3 in the diet, can also be caused by the decreased intake of niacin or tryptophan। तो बेसिकली एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है यहाँ पे, और ये एक फैक्ट है, तुम्हें याद रखना है कि रेड सिकनेस की जो सिम्टम्स होते हैं वो है अल्सरेटेड स्किन एंड नोजिया एंड लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, 74 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलो मार्क कर लीजिए। 75, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87। ठीक है, इन 8 क्वेश्चंस को करिए पहले, उसके बाद नीचे देखते हैं। इफ अ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, बताओ क्वेश्चन सेम हुआ, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, इंटरफेरॉन्स पर हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, मान लो तुम्हें इंटरफेरॉन्स का टॉपिक नहीं पता था, तुमने एक क्वेश्चन किया, तुम्हें नहीं पता कि इंटरफेरॉन होता क्या है, तुमने पढ़ा इंटरफेरॉन क्या होता है, ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया, है ना। बट अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं करते, तो मान लो इंटरफेरॉन वाला टॉपिक बहुत ही छोटा सा, एक दो लाइन का टॉपिक है वो एनसीईआरटी में, तुमने अगर उसको नहीं पढ़ा या फिर याद नहीं रहा, तुमने क्वेश्चन किया तो तुमने उसी टाइम तुमने उसको पढ़ लिया, तो दैट्स द वे यू स्टडी, दैट्स एक्चुअली द वे टू स्टडी, है ना। और तुम्हें दिख रहा है कि इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस हर साल या फिर मोस्ट हर 5 साल, हर 2 साल पे रिपीट होते ही होते हैं। तो ऐसे यही फायदा होता है पीवाईक्यूज करने का या फिर क्वेश्चंस करने का। तो पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, अब देखो तुम 2 इंस्टीट्यूट के पेपर्स करते हो, 2 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स करते हो, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस लेकर करते हो, तो तुम्हें पता है कि हर इंस्टीट्यूट कोई ना कोई टॉपिक पर ज्यादा वेटेज देता है, तो तुम्हें भी उस हिसाब से वेटेज देनी होगी, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स में किसी ने मोशन इन 1D को टेस्ट सीरीज में ज्यादा दिया, है ना, फुल सिलेबस टेस्ट में मोशन इन 1D के ज्यादा क्वेश्चन थे किसी इंस्टीट्यूट के, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी वैसे ही 1D के 2-3 क्वेश्चन थे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मोशन 1D इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही आसान टॉपिक है, तुम्हें आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चन होते हैं इसमें। पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन हिज बॉडी, चांसेस आर दैट ही इज गॉट एन इन्फेक्शन ऑफ, बताओ इंटरफेरॉन्स कब रिलीज होते हैं, जब वो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू गुजर रहा हो। इसमें से वायरल कौन सा है, मीजल्स, मलेरिया, टाइफाइड या टेटनस। टेटनस काटो, टाइफाइड काटो, ये बैक्टीरिया है, तुम्हें पता होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस करके अब तो पता लग गया होगा, भले तुम्हें ना आता हो, बट इतने सारे तुमने क्वेश्चंस किए, 75th क्वेश्चन चल रहा है हमारा, तो अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि टेटनस और टाइफाइड तो नहीं है बैक्टीरियल वायरल, तुम उसे काटोगे एकदम फौरन से काटो उसको, है ना। तो मेरे करने से पहले तुम क्वेश्चन करो, उसके बाद देखो कि तुम्हारा अप्रोच कैसा था, मेरा अप्रोच कैसा है, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। टेटनस टाइफाइड कट गया, मलेरिया मीजल्स, मलेरिया जो है, देखो मीजल्स तो एक वायरल डिजीज है, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है ना, मच्छर के काटने से होता है, वायरल इन्फेक्शन तो होता नहीं है ये भी काटो। तो 75 को हो गया डी, बिल्कुल सही है, 75 को हो गया डी। 76, विच ऑफ द पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, अगेन देखो वायरल डिजीज पे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, इंटरफेरॉन भी वायरल डिजीज का ही टॉपिक है, तो सोचो तुम वायरल डिजीज पे ही हमें इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इंटरफेरॉन्स पे 2 क्वेश्चन किए, वायरल डिजीज वाले हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, मैच द फॉलोइंग में हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो देखो एड्स, क्या कहते हैं, एसटीडीज पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो देखो तुम्हें टॉपिक्स पता लग रही है ना, यहाँ पे तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। Which of the following pairs of disease is caused by virus, rabies, mumps, cholera, tuberculosis। देखो लेट्स से कि मुझे नहीं आता, तो मैं पहले जाके कट करूंगी, ठीक है। एड्स और सिफिलिस, देखो एड्स यहाँ पे वायरल है, ठीक है, तो उसको हम रखते हैं। टाइफाइड नहीं, बैक्टीरियल, टेटनस भी बैक्टीरियल, तो सी तो नहीं होगा। कोलेरा ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल बी भी नहीं होगा। रेबीज और मम्स, रेबीज भी वायरल होता है, मम्स भी वायरल होता है, नहीं पता था, आप पता चल गया, आप याद रखो कि रेबीज और मम्स, तो आंसर हो गया ए, क्योंकि सिफिलिस नहीं होता, सिफिलिस वायरल नहीं है, तो आंसर हो गया 76 का ए, बिल्कुल सही है। 77, एंटीबॉडीज कौन बनाता है, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, स्प्लीन या फिर लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, मोनोसाइट्स स्प्लीन या फिर लिम्फोसाइट, तो यार एंटीबॉडीज तो लिम्फोसाइट से बनाती है ना, तो 77 का हो जाएगा सी, लिम्फोसाइट्स। ओके, देखो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि डब्ल्यूबीसी बनाता है या फिर लिम्फोसाइट बनाता है,
तो यहाँ पे लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडीज, ठीक है। 78 इंटरफ्रॉन्स क्या चीजें होती हैं? एंटीजेन के प्रोटीन होती है, एंटीवायरल प्रोटीन होती है, एंटीबायोटिक प्रोटीन्स होती हैं, या फिर सभी? सभी तो हो ही सकती है ना। एंड इंटरफ्रॉन पे कितना, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? कौन सा क्वेश्चन है ये एंटी इंटरफ्रॉन पे? आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है ये। एंटीबायोटिक नहीं होता, एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं बिल्कुल 78 का भी। कितना डिफिकल्ट है बताओ, टॉपिक ही सेम आ रहा है तो तुम क्या क्या कह सकते हो फिर। 84 करिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्लेग? प्लेग के लिए तुम याद होना चाहिए यर्सीनिया पेस्टिस, इसका आंसर होना चाहिए यर्सीनिया पेस्टिस। तो मैंने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल सही, 84 का सी, यर्सीनिया पेस्टिस फॉर प्लेग। 85 एंटीजेंस आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर, या फिर सेल के सरफेस पर? अंदर तो नहीं है साइटोप्लाज्म के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, तो सेल सरफेस के ऊपर हो गया बिल्कुल। 85 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। जैसे अगर तुम्हें एंटीजन का, फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर एंटीजन का कोई इंस्टेंस चाहिए, तो देखो ये आरबीसी है। आरबीसी पर अगर एंटीजन ए है, तो इसके पास प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? बी। दो ही होते हैं ना यार एंटीजन। एंटीजन कितने होते हैं देखो, एंटीजन कितने होते हैं? ए और बी, दो एंटीजन होते हैं हमारे पास। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए। अगर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ओ। अगर दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई नहीं है, जीरो है, तो जीरो को हम एज ए अल्फाबेट में हम ओ बताते हैं, ठीक है। या फिर अगर दोनों नहीं है एंटीजन, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, है ना। जो नहीं है वो एंटीबॉडी में आ जाएगा। देखो, तो आरबीसी कैसे हमें पता चलता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या क्या है? तो वो हमें पता चलता है आरबीसी को देख के। आरबीसी किधर है भाई? हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आरबीसी है ना। और आरबीसी के ऊपर मैंने देखा, मैंने अपने ब्लड, मैंने अपना ब्लड निकाला, ब्लड में मैंने आरबीसी देखा कि मेरा आरबीसी कैसा दिखता है। तो मेरे आरबीसी के ऊपर मैंने ये फाइंड किया कि मेरे आरबीसी के ऊपर मुझे ए फ्लैग नजर आ रहा है, ए झंडा, है ना, ए। तो इसका मतलब मेरा आरबीसी ए है। तो मेरे आरबीसी के ऊपर, आरबीसी एक सेल है, आरबीसी एक सेल है, तो आरबी मेरे सेल के ऊपर ए का फ्लैग है, ठीक है। तो अगर ये ए मेरे आरबीसी के ऊपर है, तो मेरे प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? बी। दो ही है, ठीक है, दो ही है, आपस में मिलजुल के रहते हैं। अगर दोनों साथ में हैं तो वहां पे कोई नहीं होगा, क्योंकि दो लोग हैं, ये घर के दो लोग हैं, ए और बी। अगर तुम्हारे पास आरबीसी के ऊपर ए है तो प्लाज्मा में बी होगा। अगर आरबीसी के ऊपर बी है तो प्लाज्मा में ए होगा। अगर आरबीसी में ए और बी दोनों है, तो घर के दोनों मेंबर तो यहाँ पे हैं, तो प्लाज्मा में कोई नहीं होगा, तो वहां पे ओ लिखेंगे। और अगर अगर यहाँ पे तुम्हारे कोई नहीं है, आरबीसी के ऊपर कोई नहीं है, तो दोनों के दोनों प्लाज्मा में मिलेंगे, ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर अगर ए है, तो प्लाज्मा में तुम्हारा कितना, कौन आएगा? बी, ठीक है। अब कहने को हम लिखते हैं प्लाज्मा में ए एंड सॉरी बी एंड ओ, क्योंकि ओ का मतलब ही होता है कुछ नहीं। बट ऐसे जानने के लिए ये समझो कि दो लोग हैं, दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं। कोई अगर, एक बंदा अगर आरबीसी पर है तो दूसरा बंदा प्लाज्मा में होगा, दूसरा अगर प्लाज्मा में है तो पहला वाला आरबीसी पे होगा। दोनों अगर आरबीसी पर है तो प्लाज्मा में कोई नहीं होगा, प्लाज्मा में दोनों है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आरबीसी के सरफेस पे ही तुम्हें जो एंटीजन नजर आता है, बी एंटीजन नजर आए, तो तुम्हें पता चलेगा कि प्लाज्मा में ए है ना। अगर तुम्हें आरबीसी के सरफेस पे कोई भी प्रोटीन नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओ मैंने लिख दिया जीरो, तो प्लाज्मा में ही दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये बताने की हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये एग्जांपल दे रहे थे ना कि कहाँ पे ऑन सेल सरफेस कैसा पता चला। जो आरबीसी पे तुम्हारा ए बी या ओ है ना, ए एंटीजन, तो ये भी तो एंटीजन ही है, और ये सेल के सरफेस पे पाया जाता है। जब तुम उसका एनालाइज करते हो कि आरबीसी के सेल के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, उस हिसाब से तुम्हारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। बताओ भैया क्या है ये? इंटरफेरॉन है कि नहीं? इंटरफेरॉन है ना। 1996 में पूछा था इंटरफेरॉन के बारे में।
1994 में ऑलरेडी पूछ रखा था, 1996 में भी पूछा, उसके बाद पहले भी तुमने दे रखा है क्वेश्चन, पांचवा या छठा क्वेश्चन है ये, इन वायरल डिजीज के ऊपर या इंटरफेरोन के ऊपर। ठीक है, 86 का हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। 87 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच एसटीडी विद इट्स पैथोजन। देखो मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैराडाइम, बिल्कुल सही सही है ये। गोनोरिया एंटामीबा बिल्कुल गलत भाई, गोनोरिया कभी भी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू नहीं होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या करवाता है बताओ? सुन रखा होगा तुमने इसका नाम, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये तुम्हारा क्या करता है, अमीबाइसिस करता है। और ये कहाँ पे जाके इन्फेक्ट करेगा, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करेगा। और जो तुम्हारा टाइफॉइड था, देखो लिंक करो चीजों को, तो तुम्हारा टाइफॉइड था ये, इसको हम एंटेरिक फीवर कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी रिलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटेरिक। एंटेरिक वर्ड यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए, तो टाइफॉइड जो है वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फीवर है। और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अटैक करता है। और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को हम क्या कहते हैं फिर, ये वाले को अमीबाइसिस, या फिर अमीबिक डाइसेंट्री भी इसी को कहते हैं ना। किधर गया, किधर है अमीबिक, एक बार एनसीईआरटी चेक कर लीजिए, अमीबिक डाइसेंट्री भी इसी के इसे ही कहते हैं। तो देयर वी गो, है ना। तो गोनोरिया इज एसटीडी है, और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक कुछ और है जो वो अमीबाइसिस करवाता है, तुमने उसको गोनोरिया के साथ जोड़ दिया, ये गलत हो गया, 87 का हो जाएगा बी। ओ सॉरी, इसने पूछा है करेक्टली कौन सा मैच करता है, मैंने गलत बताया, तो सही तो हो जाएगा आंसर ए, 87 का हो जाएगा ए। ठीक है, यूथराइटिस, बैसिलस एंथ्रासिस, देखो बाकी तीनों ही गलत होंगे। ठीक है, सॉफ्ट सॉर वगैरह सभी गलत है। अगर पूछा तो सही कौन सा है, तो सही तुम्हें पता है, सिफिलिस का मतलब, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, चलो 78 हो गया था। 79 और 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एंटीबायोटिक्स, बताइए एंटीबायोटिक के लिए कौन सा फॉल्स है। सम पर्सन हैव एलर्जी फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, पता नहीं, देखते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज, नो। किसी भी डिजीज के लिए तुम एंटीबायोटिक दे दोगे थोड़ी ऐसा काम करेगा। अगर मुझे, मान लो मुझे क्या हुआ है, वायरल डिजीज का नाम बताओ कोई, इतने सारे तो थे मेरे पास, रुको। हाँ, वायरल डिजीज में मेरे पास, मुझे बताओ, अगर हो गया मुझे रेबीज, या फिर मुझे मम्स हो गया, मुझे मम्स हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गॉट मम्स, और आई गॉट स्मॉल पॉक्स, और आई गॉट चिकन पॉक्स, ये सारे वायरल डिजीज है। तुमने मुझे एंटीबायोटिक खिला दिया, क्या मेरा कोई काम बनेगा? कोई काम नहीं बनेगा, क्यों? एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है भैया, बैक्टीरिया के लिए वो अगेंस्ट काम करता है, वायरल के लिए नहीं। तुम वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक दोगे तो तुम्हारा एक तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेगा, और तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा। तो एंटीबायोटिक के लिए तुम किसी भी डिजीज के लिए एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, capable of curing any disease, गलत बात है ना। you're not capable of curing any disease, you're capable of curing only bacterial diseases। तो 79 का हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट पढ़ लीजिए एक बार। टर्म वाज गिवन बाय वॉक्समैन, ये बिल्कुल सही है, एक्चुअल में ये फैक्ट है। और अगर तुमने ये क्वेश्चन, तुमने ऑप्शन बी पढ़ा, तुम्हें गलत लगा, तुमने मार्क किया, तुम्हारा आंसर तो सही हो जाएगा। बट देखो, क्वेश्चन करने का फायदा यही होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन, इनमें से कोई ऑप्शन बार बार रिपीट हो गया ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर किसी ने पूछ लिया कि एंटीबायोटिक कौन किसने डिस्कवर किया, तो वॉक्समैन ने किया था, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू ही तो है, भले पूछा नहीं है बट पीवाईक्यू तो है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि, अब लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता कि एंटीबायोटिक वॉक्समैन ने डिस्कवर किया है। एंटीबायोटिक्स इज प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। सम पीपल हैव एलर्जी फ्रॉम एंटीबायोटिक, हाँ ये भी सही बात होती है कि एलर्जी होती है लोगों को एंटीबायोटिक से भी। ठीक है, 79 हो जाएगा बी। 88 देखिए, मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म्ड एज सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन, अब देखो सार्कोमा का बताया था मैंने कि एपिथेलियल सेल्स होता है ये शायद, नहीं फाइब्रोब्लास्ट होता है। मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर टर्म्ड एज सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन द फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, 88 का हो जाएगा ए।
हाँ बिल्कुल सही है, 88 का हो जाएगा ए, फाइब्रोब्लास्ट। ये याद रखना होता है तुम्हें कि कार्सिनोमा किसको कहते हैं, सार्कोमा किसको कहते हैं, तो ये याद याद रखने वाली चीज है। चलो हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो लास्ट पेज है ये, उसके बाद खत्म। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बच्चे में बताओ, 2 वीडियो में तुमने पूरी के पूरे पीवाईक्यूज कर लिए। 2x पे तो तुम देख ही रहे होगे, है ना, तो 2 घंटे में तुम्हारे हो गए सारे पीवाईक्यूज। मेन रीजन व्हाई एंटीबॉडीज कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मीडिएटेड डिजीज, बताइए क्यों, क्या दिक्कत आ गई कि बैक्टीरिया मीडिएटेड डिजीज एंटीबॉडीज के थ्रू सॉल्व नहीं हो पाई, बताइए। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, insensitivity of the individual following prolonged exposure to antibiotics, development of mutant strain resistant to antibiotics, ये सही लग रहा है। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक बाय बैक्टीरियल एंजाइम में सबसे बेस्ट आंसर है कि डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये आंसर हो जाएगा 89 का, सी देख लीजिए। यही रीजन है कि एंटीबॉडीज could not solve all the problems of bacteria mediated disease, क्योंकि वो हमेशा म्यूटेटेड होकर आते हैं, अगली बार जब वो अटैक करने आते हैं तो वो म्यूटेटेड होकर आ जाते हैं, ठीक है इसलिए। ओपियोटिक नार्कोटिक बताइए कौन सा है। हेरोइन। ओपियोड ये पिछले क्वेश्चन में आया था, एक एक क्वेश्चन में आया था, देख लेना। ओपियोड नार्कोटिक हेरोइन, हाँ हेरोइन है, 90 का सी बिल्कुल सही है। चलो 91, गिव द करेक्ट मैच ऑफ पॉजिटिव एजेंट, देखो मैचिंग इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। एनोफिलिस, देखो क्या करेक्ट पूछा है, एनोफिलिस मलेरिया, लीशमैनिया, स्लीपिंग सिकनेस, ग्लॉसिनेरिया ग्लॉसिना, काला आजार, या फिर वुचरेरिया फिलेरियासिस। तो करेक्ट मैचिंग वुचरेरिया फिलेरियासिस, एनसीईआरटी के डायरेक्ट है ना, तो आंसर तो यही आ गया। ये सही है। Sleeping sickness is caused by trypanosoma. Malaria is caused by Plasmodium. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनोफिलिस नहीं क्या कॉज करता है मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस मलेरिया कॉज नहीं करता है। फीमेल एनोफिलिस डेंगू कॉज करता है, जिसको एक्चुअली में डेंगी बोला जाता है। फीमेल एनोफिलिस की वजह से डेंगी फीवर होता है, लिखते हैं इसको डेंगू है बट बोलते हैं इसको डेंगी फीवर है, ठीक है, डेंगी फीवर। तो Anopheles causes your dengue fever, Culex causes your elephantiasis, and Plasmodium causes your malaria, बिल्कुल याद आ गया। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनोसोमा एंड फिलेरियासिस बचने बिल्कुल सही है। एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है, कोई भी मेडिसिन अगर एनाल्जेसिक है, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले होगे तो पता ही होगा एनाल्जेसिक का क्या मतलब है, रिलीव्स पेन, अरे यार कॉज पेन नहीं, रिलीव्स पेन। आंसर हो जाएगा 92 का बी, बिल्कुल सही है। 93 देखिए, विच वन इनगल्फ्स पैथोजन, देखो इनगल्फिंग का काम किसका होता है, पैथोजन न्यूट्रोफिल, तो एसिडोफिल नहीं, बेसोफिल नहीं, मोनोसाइट नहीं, न्यूट्रोफिल, हाँ न्यूट्रोफिल का काम ही होता है कि वो इनगल्फ करे, उसका काम है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं, काम है बेचारे का, काम करने दीजिए उसे। याद रखिए कि न्यूट्रोफिल जो है वो इनगल्फ करता है पैथोजन को। दैट्स इट, 93 क्वेश्चंस हो गए हमारे, सारे के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। अब इसका 100 क्वेश्चंस के ऊपर हमने फिर दूसरी वाली सीरीज जो चला रखी है, उसमें आप जाके देखिए ह्यूमन एंड डिजीज पे, अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें जाके आप ज्यादा 100 क्वेश्चन से तक सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ह्यूमन हेल्थ डिजीज के पीवाईक्यूज यहीं खत्म होते हैं, 2 वीडियो में हमने पूरे के पूरे 93 क्वेश्चंस करवा दिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और आपको पता चल गया होगा कि अब इसमें से कौन सा जो है टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।